खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत ही अच्छी हुई होगी और जैसा अच्छा आगाज़ आपकी सुबह को मिला है वैसे ही आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। मुल्क भर में मॉनसून का नया स्पेल है और जब मैं आज दफ्तर आ रही थी तो मौसम बड़ा अच्छा था, दिल भी कर रहा था। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जिनकी गाड़ी में पेट्रोल होगा वो सोच रहे होंगे कि आज दफ्तरों से पहले थोड़ी लॉन्ग ड्राइव हासिल कर ली जाए। बहरहाल बारिश की बात कर लेते हैं, पहले बताएंगे पेट्रोलियम मसनूआत में क्या हुआ है आगे चलकर। अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है, लैंड स्लाइडिंग भी है और मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा भी है। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मौजूद नहीं है अब, और बूंदाबांदी और हल्की बारिश ज़रूर यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा अगस्त में मजीद मानसून बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो मौसम की सूरत हाल के हवाले से आगे चलकर प्रोग्राम में आपको अपडेट करेंगे कि ये जो स्पेल ख़त्म होने जा रहा है इसके बाद क्या मजीद कोई छोटे बहुत ऐसे स्पेल्स आ सकते हैं बारिशों के जिससे हम अफेक्ट हो सकते हैं। ख़ास करके हमारे पंजाब रीजन में क्या सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कल हमने देखा है कि रद्द-ओ-बदल किया गया है। हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चेंजेस करना शुरू किए हैं तब से हम देख रहे हैं कि डीज़ल की कीमत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, उसमें अब तक कोई कमी नहीं हुई है। कल भी 3 रुपये का इजाफा किया गया है। हालांकि ईरान पर अमरीकी हमले रुकने के बाद हमने देखा कि आलमी मंडी में ओवरऑल तेल की जो कीमतें हैं उसमें एक हफ्ते की कम तरीन सतह भी कल पहुंची। इसके बावजूद मुल्क में आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका है। रिलीफ तो छोड़े, हम ये देख रहे हैं कि प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। जैसे मैंने मेंशन किया कि डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 37 पैसे का मजीद इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में सखाफत का मुजाहरा किया है और कल मैंने ये कहा था कि ये ना हो कि ये कहीं पैसों में चेंजेस किए जाएं, अब रुपयों में किया जाए कमी, तो रुपए में हुई है। बहरहाल पूरे 60 पैसे यानी 1 रुपये की कमी हुई है और आई एम श्योर जिसने कल पेट्रोल भराया है उसकी जेब पर इसका बहुत असर हुआ होगा, आप लोगों ने बहुत सेविंग कर ली होगी। तो बहरहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी बात करेंगे और आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं उसकी क्या सूरत हाल रही है। मुस्लिम लीग का पलड़ा भारी रहा है, तो इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। अब ज़रा पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल क्या है और लोगों को ये जो 1 रुपये का पेट्रोल का रिलीफ मिला है इस पर वो कितने खुश हैं। हमारे नुमाइंदगान कराची और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से कफील हमें अपडेट करेंगे, लाहौर से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट अरीबा हमारे साथ मौजूद होंगी। पहले कराची का रुख कर लेते हैं, कफील की जानिब जाते हैं। कफील, पूरे 1 रुपये की कमी की गई है पेट्रोलियम मसनूआत में, कितने खुश नजर आते हैं अवाम, बड़े उनको तो फायदे हो जाएंगे। ये सादी गवर्नमेंट ने जो है वो 25 नहीं, 50 नहीं, 75 नहीं, पूरे 100 पैसे की कमी की है और पाकिस्तानियों के लिए यकीनन पाकिस्तानी शायद इज्जत करते हो, लेकिन उनको गवर्नमेंट से शायद इसकी भी तवक्का नहीं थी। उन्होंने जो है वो 100 पैसे कमी की, जबकि डीजल की प्राइसेस के अंदर उन्होंने इजाफा किया एक मरतबा फिर, और वो 386 कुछ पैसे जो है वो हो गई है। तो ये इस वक्त तमाम सिचुएशन है। अवाम से भी यहाँ कुछ बात हुई है, वो ऑन कैमरा उन्होंने बात नहीं की, बट उन्होंने कहा कि वो जैसे गुस्से का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट तो ये कम करना चाहिए थी, इसलिए कि WTI और अगर हम ब्रांड की बात कर लें तो ये दोनों इस वक्त जो है वो $90 से जो है वो कम लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यकीनन गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट था अपने किसी लेवल के ऊपर कि वो प्राइसेस में थोड़ा बहुत जो है वो मजीद रिलीफ फराम करेगी आवाम को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और महज जो है वो 1 रुपये जो है वो कम की गई। 334 रुपये 18 पैसे जो है वो प्राइसेस हैं और इस वक्त जो डीजल की प्राइसेस हैं वो 387 रुपये कुछ पैसे हैं। तो ये वो इस वक्त सिचुएशन है। अवाम ऑलरेडी जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और कोई प्राइस मैकेनिज्म तो यहाँ है नहीं। अगर हम स्पेशली कराची की बात कर ले तो अवाम को यही कहना है कि खुदारा इस पेट्रोल की और आवाम डीजल पर की जो रहम प्राइसेस किया है उसको जाए। कम जो करें। रिफ्लेक्शन होता है इंटरनेशनल उसको आवाम तक ज़रूर ही पहुंचना चाहिए, यही हुकूमत का मकसद भी था। लेकिन वाकई क्या वो रिफ्लेक्ट हो पा रहा है या नहीं। अरीबा, आपकी जानिब आते हैं, यहाँ लाहौर की आवाम के क्या तासुरात हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक्सपेक्टेशन ये थी कि पैसे कम होंगे, डीजल ऊपर चला गया, पेट्रोल 1 रुपये ही कम हुआ सिर्फ। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल रद्द-ओ-बदल ने जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है और जुलाई के महीने में मुतअद्दिद बार जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल किया गया है और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये का जो है वो रिलीफ दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की अब तो नई कीमत है वो 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई है। तो जब वही दूसरी जानिब जो है वो डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे का भी इजाफा किया गया है। शहरी से बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, 1 रुपये का रिलीफ दिया गया पेट्रोल?
ये रिलीफ इस तरह का रिलीफ तो हमें नहीं चाहिए। ये रिलीफ इस तरह देते हैं 1 रुपए का, और जब बढ़ाते हैं वो 150-100 रुपया बढ़ाते हैं। हमें तो इस तरह कोई फायदा नहीं है। 1 रुपए का हम क्या करते हैं, 100 रुपया मेरा बेटा है वो 100 रुपया नहीं लेता, और ये 100 रुपया रेट पेट्रोल का बढ़ा देते हैं। अरबों रुपए इधर से कमाई कर लेते हैं, तो हमारे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। मेडिकल हम ओपीडी में जाते हैं, वहाँ पे हम सेपरेट फीस जमा करवाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में, हम गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें तो मेडिकल भी फ्री नहीं मिल रहा। तो पेट्रोल का कम से कम ये तो करें कि जंग वहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे तो नहीं लगी हुई, अल्लाह खैर करे। जहाँ पे जंग लगी है वहाँ पे रेट बढ़ नहीं रहे, यहाँ पे जहाँ पे नहीं लगी यहाँ पे सैकड़ों रुपए रेट बढ़ा रहे हैं पेट्रोल के। इस तरह तो इनको नहीं करना फैसला चाहिए। किया आपने जाना कि शहरी जो है वो शदीद गमो गुस्से का भी इजहार करे हैं, और शहरियों का ये शिकवा है और हुकूमत से मुतालबा है कि सिर्फ जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसके पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होता, बल्कि अशियाए खुर्दोनोश, ट्रांसपोर्ट, फल, सब्जियां और दीगर अशिया जो है वो भी महंगी हो जाती है। खुदारा हुकूमत बताइए, हम गरीबों पर रहम करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अरीबा, आप हमें आगाह करी थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम देख रहे हैं कि जो रद्द-ओ-बदल है 1 रुपये कमी की गई है, उस पर लोग अभी भी परेशान नज़र आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन लोगों की यही थी कि शायद कम से कम 2.5 रुपये 3 रुपये की जो है पेट्रोल में कमी आएगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डीज़ल की कीमत में मुसलसल जब से ये रोज़ाना की बुनियाद पर रिव्यू करने का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को एक नया प्राइसिंग फार्मूला लगाया गया है, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कारोबारी हजरात भी खासे परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि डीज़ल की कीमत में मुसलसल हम देख रहे हैं कि इजाफा ही हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रद्द-ओ-बदल है उससे अवाम क्या समझ रहे हैं, और ये तो हमने आपको बताया, लेकिन इधर कराची में भी लोगों के मज़ीद क्या तासुरात है ये तो जान लेते हैं। ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का, ये तो हमें कफ़ील बता ही रहे थे। कफ़ील, ये बताइए कि लोग क्या कहते हैं, 1 रुपये की ही कमी हुई है, क्या एक्सपेक्टेशन थी? देखिए साथी, आवाम ऑन कैमरा बात नहीं कर रही है, लेकिन बहुत गम और गुस्से का इजहार है। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट ने जो तवक्का थी कि इंटरनेशनल मार्केट अगर कम हुई है, यकीनन मकामी सतह के ऊपर जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस को कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो 1 रुपये वो गवर्नमेंट है जो कि बिल्कुल भी उनकी तवक्का से बहुत ज्यादा जो बरखिलाफ है। उनका यही कहना था कि इस वक्त महंगाई ने उनका बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। ख्वाह वो अशिया खुर्दोनोश की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ये जो आइटम है खाने पीने की अशिया पाकिस्तान में जो है वो इंतहाई हाई लेवल के ऊपर है। और अगर इस शहर की जहाँ हम रहते तो यहाँ तो खैर कोई सिरे से मैकेनिज्म ही नहीं है, तो यहाँ की आवाम तो बहुत ज्यादा गुस्से में, और उनका यही कहना है कि खुदारा जो अशिया खुर्दोनोश है उसकी प्राइसेस में कम करें, ताकि थोड़ा बहुत जो रिलीफ है वो फराम हो सके। लेकिन हालांकि दोनों, अगर हम WTI की और ब्रांड की बात कर लें तो वो लेवल $90 से जो है वो नीचे ट्रेड हुआ था, हम उसके बावजूद गवर्नमेंट ने बड़ा रिलीफ नहीं दिया। लेकिन ठीक है। अब जो आने वाला दिन है, यकीनन अगर ये सीज फायर होता है मुस्तकिल तौर पे, तो प्राइसेस कम होंगी और गवर्नमेंट को ये जो है वो बड़ा फैसला लेना होगा, ताकि जो आवाम को जो इसका बहुत बड़ा बहुत शुक्रिया कफील, इसकी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल, आवाम अभी भी परेशान है, हकीकी जो रिलीफ है उसका अभी भी वेट किया जा रहा है। तो आगे चलकर ज़रूर प्रोग्राम्स में दिनों में बात होती रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। कल पहले मरहले के इंतखाबात हुए हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी कल आए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मैदान में इब्तदाई बरतरी नून लीग के नाम रही है, और पीपल्स पार्टी भी अहम नशिस्तें हासिल करने में कामयाब ज़रूर हुई है, लेकिन एक वाज़े बरतरी है। तो जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज कल हमने देखे कि सामने आए हैं, उसने सियासी दर्जा हरारत को मज़ीद बढ़ावा दिया है। मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में होने वाले पहले मरहले के जो इंतखाबात हैं उसमें वोटिंग का वक्त 1 घंटा कल बढ़ाया गया था, शाम 6 बजे तक कर दिया गया था। और अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, उसके मुताबिक 10 नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून, 10 नशस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने 7 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के पलड़े में 3 नशस्तें आई हैं। जो पिछले इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं उसके मुकाबले में वोटर टर्न आउट निस्बतन बहुत ही कम रिकॉर्ड किया गया, जो कि कल हमारे नुमाइंदे आमिर सलीम जब हमसे बात भी कर रहे थे LA3 की सूरत हाल के हवाले से, वो हमें आगाह कर रहे थे, तो ये कह रहे थे कि एक्सपेक्टेड यही है कि इस बार वोटर टर्न आउट उतना नहीं होगा, एंड एज एक्सपेक्टेड वैसा ही हुआ है। आमिर सलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, उनसे जानते हैं कि कल ओवरऑल जो माहौल रहा है इंतखाबात के हवाले से वो क्या रहा है, और जो वोटर टर्न आउट रहा और इसके अलावा जो नताइज आए हैं गैर हतमी गैर सरकारी, क्या उससे पार्टीज़ थोड़ी सी वो कॉन्फिडेंट हैं
हैं या नहीं है। आमिर अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। पहले तो ये बताइएगा, एक नशिस्तें जो हैं हमारे सामने आ गई हैं 7 नून लीग के पलड़े पड़ी 3 पीपल्स पार्टी की। आपने कल ये कह दिया था कि लोग नून लीग की तरफ जरा झुकाव रखते हैं। जी बिल्कुल, नून लीग की तरफ ही झुकाव रहा है ज़्यादा, क्योंकि ओवरऑल ये जो मीरपुर डिवीज़न है, पहला मरला था। मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हो रहे थे, बाकी मरलों में दीगर जो हमारे अजला हैं वहाँ पे इंतखाबात होंगे, लेकिन जो टर्न आउट रहा है वो ओवरऑल थोड़ा कम ही रहा है, तकरीबन 25 से 30% रहा है टर्न आउट। तो लोगों की तादाद जो है स्टार्ट में सुबह कम आ रही थी, लेकिन सेकेंड टाइम थोड़ा सा तादाद बढ़ती गई। लेकिन पोलिंग का जो वोटिंग का अमल था वो सुस्त रवि का शिकार भी रहा बीच में, तो जिसकी वजह से जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने टाइमिंग में 1 घंटे का इजाफा कर दिया। सही। आमिर, कल खुल्लम खुल्ला धांधली के इल्ज़ामात भी लगा दिए गए हैं, चाहे फिर वो पीपल्स पार्टी हो। नून लीग का पलड़ा भारी रहा, उसके बावजूद उनको एतराज़ात रहे। कल हमने देखा कि फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से बयान भी आ गया कि बड़े शफाफ हुए इंतखाबात, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मामला था? सुना है कि बैलेट पेपर्स के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से बड़े क्वेश्चन रेज किए गए बाद में। हाँ बिल्कुल, जो है कुछ इलाके हैं हमारे, जो डबसी है एक इलाका नक्याल, वहाँ पे झगड़ा देखने में आया। वहाँ पे एक शख्स के जांबाक होने की भी इतला थी, 4 अफराद जख्मी भी हुए। वहाँ पे पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार था वो उसके हमायती थे ये लोग जो जख्मी भी हुए। जिस बच्चे की डेथ भी हुई वो भी उनके कारकुन थे पीपल्स पार्टी से। नून लीग का वहाँ पे भी अभी पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन वहाँ पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि धांधली हो रही थी। धांधली की वजह से जो ये झगड़ा हुआ और झगड़े के बिना पे ये हमारा जो कैजुअलिटी हुई है। इसके अलावा बिम्बर का इलाका है समानी, वहाँ पे भी 2 जगहों पे वो बक्स को उठा के भागने की कोशिश की गई, फिर पोलिंग स्टेशन ही जला दिया गया। वहाँ पे जो है वोटिंग का अमल रोक दिया गया। इस तरह के जो मामला जब सामने आए हैं, तो जो पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो है उन्होंने तो पहले भी कह दिया था कि क्लियर इलेक्शन नहीं होते नजर आ रहे, क्योंकि मरियम नवाज जब आई हैं उन्होंने जो ऐलान किया बसेस के हवाले से, तो बसेस भी इलेक्शन से बिल्कुल 1 दिन पहले जो मीरपुर शहर में दाखिल हो गई। तो इस बिना पे उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया कि ये एक जो सियासी रिश्वत है वोटिंग के लिए, ये वो दी जा रही है। ठीक है, अब जरा ये बताइएगा कि तमाम हलकों के नताइज कब तक मुतवक्के हैं आने के लिए? ये आज शाम तक इंशाल्लाह तमाम जो हल्के हैं उनके नताइज आज सरकारी रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तो चंद एक हल्कों के वो गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके थे, जिसमें से तकरीबन 9 जगहों पे जो है वो नून लीग कामयाब हो चुकी है, और ठीक है। 4 जगहों पे पीपल्स पार्टी जो 4 इजला जो हल्के हैं उन। अच्छा आमिर, ये बताइएगा कि एक तो अगले मरहले के जो इंतखाबात हैं उसके लिए तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप, और जो कमियां रह गई हैं इस बार इंटरनेट के ऊपर बड़े सवालात उठाए गए हैं। एक जो जगह पे जैसे आप भिंबर नक्याल की बात कर रहे थे वहाँ पर भी सिक्योरिटी मामलात के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रही है पीपल्स पार्टी, तो उसके लिए क्या फिर मजीद सख्त सिक्योरिटी रखी जाएगी? क्या माहौल बनता दिख रहा है? जी बिल्कुल, ये जो मुजफ्फराबाद डिवीजन है उसमें जो नीलम तक आगे का एरिया आता है वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, बल्कि जो पंजाब में हमारी जो महाजरीन है उनकी नशिस्तों पे भी इलेक्शन होने जा रहे हैं 2 तारीख को। अभी चंद ही दिन बाकी है, तो उसमें भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। आईजी साहब कल भी आए थे, उन्होंने जब यहाँ पे सूरत हाल देखी उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी हम इलेक्शन जो करवाएंगे वो इससे भी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी में करवाएंगे, क्योंकि हालात जो है हम चाहते हैं कि जो 1-2 जगहों पे शिकायत आई है वो भी हमें ना मौसूल हो किसी जगह पे। अब अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएं। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन कुछ प्लान कर रही है खास करके पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ अलग से मुशावरत करने की? खासी रिजर्वेशन रही हैं इस बार खास करके पीपल्स पार्टी को, तो उन रिजर्वेशंस को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे?
तो अभी जब तक पूरे इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक तमाम जो मराल तीनों मराइल मुकम्मल नहीं हो जाते, तब तक शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो चीज़ नज़र आ जाती है कि पावर में किसकी है, मतलब कितनी सीट पीपल्स पार्टी ने ले ली है और नून लीग ने ले ली है, उसके बाद वो लैजान बनाया जाता है या जैसे भी वो आपस में डिस्कस करें, क्योंकि यहाँ पे जो पिछली हुकूमत गुजरी है हमारी, वो तो ऐसे ही थी जैसे नून लीग भी वजारत ले रही है और पीपल्स पार्टी भी वजारत ले रही है, दोनों मिलजुल के खेल रहे थे उसके दरमियान। हम्म, हम्म। आमिर, ये बता दीजिएगा इंटरनेट की बंदिश की क्या सूरत हाल रही है? कल भी क्या इंटरनेट की बंदिश रही है और सिर्फ मीरपुर के लिए रही है या फिर पूरे आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल थी, ये भी आगाह कर दीजिए। जो मीरपुर डिवीजन है, इसकी सर्विस तो तकरीबन 5 दिन पहले से बहाल कर दी गई थी। जिस दिन मरियम नवाज आई थी उस दिन ही बहाल हो चुकी थी जो मीरपुर डिवीजन की सर्विस है। लेकिन ओवरऑल इसकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है कि इसको हम इस कैटेगरी में शामिल कर सकें कि हमने किसी से वॉइस कॉल करनी है या करना है। हमें DSL की सहूलत जो मिली हुई है घरों में या ऑफिस में, हम वही इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन जो सिम की सर्विस है वो पूरी तरह 100% अभी बहाल नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक गुजारा चल रहा है। लेकिन जो दीगर अजला है जिनमें वो कह सकते हैं जो पुंछ डिवीजन है, उसमें तो सर्विस टोटली बंद है, अभी तक उसमें ऑन की नहीं हुई वहाँ पे। मुजफ्फराबाद में भी सर्विस ऑन है, लेकिन उस तरह के सिग्नल्स और वो नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक लेकिन है इसकी आमिर, मुश्किलात बहुत का भी शुक्रिया सामना आपके कल वक्त के लिए। आप हमें आगाह कर रहे थे हमारे कॉरस्पॉन्डेंट कश्मीर में मीरपुर में LA1, 2 और 3 के हवाले से, जहां इलेक्शन हुए और उसके बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए। अब तक नून लीग का पलड़ा भारी है। अब देखना यह है कि जो बाकी नताइज आते हैं उसमें क्या सूरत हाल रहती है। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक अगैन। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से तफसीलात हासिल कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे मीरपुर से हमें अपडेट कर रहे थे आज़ाद कश्मीर से। आमिर, अब जान लेते हैं, हमें इमरान याकूब साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और क्या सूरत हाल रही है। ख़ास करके पीपल्स पार्टी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं पूरे इलेक्शन से पहले भी। जो उनकी कैंपेनिंग थी, बिलावल भुट्टो ने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए कि जानबूझ करके वहाँ की इंटरनेट सर्विस को बंद किया जा रहा है ताकि हम अपनी कैंपेनिंग को मौसर अंदाज में आगे नहीं लेकर जा सकें। अभी तक भी जो हमने देखा कि रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी नून लीग का पलड़ा भारी है, और जिसके बाद पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और खुलकर हमें सामने आते नजर आ रहे हैं। इमरान याकूब साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान साहब, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आप ही से जान लेते हैं कि मीरपुर के जो LA1 से लेकर 3 तक के कल पहले मरहले के इंतखाब हुए हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही है इंतखाब के हवाले से? क्या पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग जी। गुड सबसे मॉर्निंग। पहले तो गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी के तहफुजात जो है ना, वो हमेशा आप देख लें, पाकिस्तान में तर्ज सियासत यही है, खास तौर पे पीपल्स पार्टी का, कि जब उसे यकीन हो जिस पार्टी को कि उसने इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल करना उसके लिए मुश्किल है, तो इलेक्शन से पहले ही वावेला शुरू हो जाता है कि जी मर गए मर गए मर गए, ताकि वो ये बात इस्टेब्लिश कर सके कि जनाब हमारे, हमें तो पहले ही पता था, हम तो मकबूल तरीन पार्टी हैं, लेकिन हमें जानबूझ के हरवाया गया है। जरा मिजाज देखने आप, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या PTI हो, आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा वही पार्टी कामयाब होती है जो वफाक में हुकूमत रखती है। अब गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी इसलिए जीत गई थी कि 27वीं तरमीम पे उसकी मदद दरकार थी, उसकी मदद मकसूद थी, लिहाजा उनको प्लेट में रख के वहां पे सीटें दे दी गई। अदरवाइज इन जगहों पे आम तौर पे अवाम भी उसी पार्टी को वोट देते हैं जिसकी वफाक में हुकूमत हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे मसाइल वफाक ने हल करने हैं। अगर उसी पार्टी की हुकूमत होगी तो हमारे लिए आसानी होगी। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि कल के इलेक्शन में जो भी पीपल्स पार्टी का मौकफ हो या मुस्लिम लीग नून जो भी कहे इस पे, राना सनाउल्लाह साहब की रात आपने शायद गुफ्तगू सुनी हो, वो फरमा रहे थे कि बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, बहुत माहौल अच्छा था।
हमेशा जीतने वाली पार्टी ऐसे कहती है, और पीपल्स पार्टी ने तो कल ही शोर मचाना शुरू कर दिया था। पीपल्स तो पार्टी तो इमरान साहब, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इलेक्शन से पहले ही कैंपेन के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उनके जो बिल्कुल सादा सादा इल्ज़ामात थे वो ये थे कि हमें कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही, कहीं पर हमें रास्तों की बंदिश का सामना है, कहीं पर हमें इंटरनेट की बंदिश का सामना है। और हुआ भी कुछ यूँ ही, अभी आमिर हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब मरीम नवाज़ यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए आए तो 5 दिन पहले मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो इंटरनेट की बंदिश थी वो ख़त्म हो गई थी, कहीं कहीं थी कुछ इलाकों में, लेकिन ओवरऑल ख़त्म हो गई थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुजारिश ये है कि जो आपने, क्योंकि आप कराची में बैठी हैं, तो सिंध में जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो उसमें आपने माहौल देखा ही होगा, अगर दूसरे इलाकों में ना भी देखा हो। लेकिन जो हमारा यहाँ है ना, वैसे तो जमहूरियत के बारे में सारी दुनिया में ये कहा जाता है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो यहाँ पे तो जमहूरियत हमारे यहाँ ऐसी है कि जिसमें जो पार्टी हुकूमत में होती है वो हर तरह का एज उसे हासिल होता है और वो उसको इस्तेमाल करना अपना फर्ज अवलीन समझती है। आप सही। क्या समझती हैं कि ये जमातें जो हैं, वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या इवन आईपीपी की बात कर ले, कि जिसको गिलगित बल्तिस्तान में 1 सीट ना जीती हो जिसने, और बाद में उसके बाद 6-7 सीटें हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत असूलों पे यकीन रखने वाले लोग हैं या जमहूरी रवायात के अमीन हैं? ये बड़ी एक मासूमाना सी सोच है अवाम की या हमारी। इनका जो मौका जिसको मिलता है, जो बस चलता है, वो चलाते हैं। सही। अब जो बाकी नताइज आने वाले हैं इमरान साहब, अगर मैं कहूँ कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है, आई मीन 10 सीटों के ऊपर तो नून लीग कामयाब हो गई है, जो बाकी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज अभी बाकी हैं आने, जब तक कि ऑफिशियल नहीं आ जाते नंबर सामने, क्या एक्सपेक्टेशन है? नून लीग का पलड़ा ही भारी रहेगा यहाँ? मुझे तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि नून लीग का पलड़ा ही भारी रहेगा, लेकिन असल बात यह है कि आईपीपी को यहाँ से कुछ सीट मिलती है, कितनी मिलती है, नहीं मिलती, और पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, असल सवाल ये है। पीपल्स पार्टी का बड़ा कंपैरिजन किया गया, सिंध में बड़ी तनकीद हुई, यहाँ पर हमने देखा नून लीग ने भी पीपल्स पार्टी पर बड़ी तनकीद की कि आपने सिंध में क्या काम किया है, वहाँ पीपल्स पार्टी को क्या ही आज़ाद कश्मीर में मिलने वाला है। लेकिन वहाँ के जो मकामी लोगों से बात हुई वो भी पीपल्स पार्टी की, जो मौजूदा हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी की रही है, खासे नाराज़ नजर आते हैं। आपके सामने ये ना सारी सूरत, खास तौर पे अगर आप देखें कश्मीर एक्शन कमेटी की बात करें, तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में देखेंगे वहां पे कितने मसाइल हुए हैं। कश्मीर बहुत ही एक पुरअमन जगह, कश्मीर के लोग जो हैं वो बड़े सादा लोग और बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन वहां पे भी अगर ये कश्मीर एक्शन कमेटी जैसे काम होंगे, लोगों का जाना मुश्किल होगा। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब आपको ये कहते तो दिखाई दिए कि इंटरनेट बंद है, लेकिन कभी उन्होंने ये वजह बताने की जरूरत महसूस की कि इंटरनेट क्यों बंद है? इंटरनेट इलेक्शन की वजह से बंद नहीं था, इंटरनेट तो उन लोगों की सरगर्मियों की वजह से बंद था जो वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो वहां पे लोगों को जाने ले रहे हैं, जो वहाँ पे अमन की सूरत हाल खराब कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और इमरान साहब, हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि बाकी नताइज सामने आ गए तो आ जाएं, तो फिर देखते हैं कि पीपल्स पार्टी मज़ीद क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जानना ये है कि वहाँ पर क्या सामने आते हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो ओवरऑल टेम्परेचर है, जब हम सियासत की बात करते हैं, वो गर्म है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है मौसम की, ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल सरगर्म हो चुका है और महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मज़ीद बारिश की, यानी कि तेज़ बारिश की पेशगोई भी की है। इसके साथ साथ अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर किया है। लैंड स्लाइडिंग तो पहले ही हम देख रहे हैं, ख़ास करके हम जब गिलगित बाल्टिस्तान की सूरत हाल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं और केपी में भी स्वात की सूरत हाल जब शेयर करते हैं तो हम देख रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग है। इसके अलावा 31 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, शुमाली वस्ती बलूचिस्तान में, सिंध में भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ऐसे में सखर की क्या सूरत हाल बन रही है, ख़ास करके जब हम गुड्डू और सखर बैराज की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं,
ये अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अगले 24 से 36 घंटों के दरमियान बताया जा रहा है कि यहाँ दरमियाने दर्जे का सैलाब सखर बैराज से गुजर सकता है। शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल बन रही है? मुल्क के बालाई इलाकों समेत दीगर इलाकों में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन अगले 24 से 36 घंटों में यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब होगा। इस वक्त जो है गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 2,85,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई है, जबकि यहाँ से 2,45,000 क्यूसिक पानी सखर बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। बात अगर करें सखर बैराज की, तो सखर बैराज पर इस वक्त जो है वो 1,70,000 क्यूसिक पानी मौजूद है और यहाँ से कोटरी बैराज के लिए 1,14,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान जितने भी हिफाजती बंद हैं उनकी निगरानी महकमा आबपाशी की जानिब से सख्त कर दी गई है। जितने हसास हिफाजती पुश्ते हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है, क्योंकि अगले 24 से 36 घंटों में गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान 2 बड़े सैलाबी रेले होंगे। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला होगा, जबकि सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब हो जाएगा और उसके बाद ये सैलाबी रेला जो है वो कोटरी बैराज की जानिब बढ़ेगा। ठीक है शाहिद अली, आप हमें सखर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। अब ज़रा रुक कर लेते हैं फिरोज़वाला का भी। यहाँ पर नाला भेड़ का हिफाजती बंद टूट गया है और इसकी वजह से घरों में 6-6 फीट तक पानी चला गया है। कई अफराद बेयारो मददगार अभी भी मदद के लिए इंतज़ार में बैठे हैं। इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। अली राना, आगाह कीजिएगा, बंद टूटने के बाद से अब तक यहाँ पर कोई पहुँचा है लोगों के पास उनकी मदद के लिए? आज ही बिल्कुल, मैं इस वक्त फिरोजवाला के इलाका पठान कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर नाला भेड़ का बंद टूट चुका है और नाले भेड़ के बंद टूटने की वजह से यहाँ पर हज़ारों घर जो हैं वो पानी की नज़र हो चुके हैं। इस वक्त जो उसमें घर में मुकीम जो लोग हैं वो इस वक्त बेयारो मददगार बैठे हुए हैं और उनको बचाने के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और 1122 भी यहाँ पे काम कर रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान भी यहाँ पे उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। उनके इंचार्ज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कितने अफराद को उन्होंने रेस्क्यू किया और कितने अफराद जो है अभी भी उधर जो है वो बेयारो मददगार बैठे हैं। जी भाई, क्या कहेंगे? जी, ये गुज़श्ता 3 दिनों से जो नारंग मंडी, मरीद के और इस फिरोजवाला के एरिया के अंदर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। ये पीछे पहले डेक जो नाला है उसके अंदर तुगयानी आई और वो मुख्तलिफ जगहों से टूटा है और उसका पानी उधर से अब इस बेड़ नाले के अंदर शामिल हुआ है और अब ये राना टाउन, ये पठान कॉलोनी, ये सारा एरिया इस वक्त शदीद मुतासर है। घरों के अंदर 4-4, 5-5 फुट पानी जो ना वो दाखिल हो चुका है और लोग परेशानी के अंदर है। सुबह तक यहाँ पर कोई रेस्क्यू का इंतजाम नहीं था, तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खलक ने यहाँ पर बोट सर्विस का आगाज़ किया है। तो अब तक सैकड़ों लोगों को हम वहाँ से निकाल के भी लाए हैं और फिर अब हमने पका पकाया खाना वो बनाकर जो लोग घरों के अंदर मशहूर हैं वहाँ पर मौजूद हैं, जो अपने घर जो ना छोड़ नहीं सकते, उन तक पका पकाया खाना भी पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने मरकज़ी मुस्लिम लीग के हेड की बात सुनी, इंचार्ज की। उनका यही कहना है कि उन्होंने काफ़ी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया है और उनको खाना भी मुहैया किया जा रहा है और उनको यहाँ वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर महफूज जगह पे भी पहुँचाया जा रहा है। ठीक है अली राना, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे फिरोजवाला की। तो चलिए अब ओवरऑल सिचुएशन क्या है बारिशों के हवाले से ये भी ज़रा पता कर लेते हैं, ख़ास करके अपर एरियाज़ में जहाँ पर मज़ीद बारिशें मज़ीद नुकसान जो है वो ला सकती हैं और ऐसे में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अनवर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं PDMA KP के। अनवर साहब, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, अभी मज़ीद बारिशों की पेशगोई है, ये जो पूरा महीना है 31 जुलाई तक इसमें बारिशें रहेंगी और आगे अगस्त में भी कहा जा रहा है कि वक्फे वक्फे से बारिशें हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप हमें बता सकें कि KP में जहाँ पर जिन इलाकों में पहले ही लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है वहाँ क्या सूरत हाल है और उसके लिए क्या इक़दाम कर रहा है PDMA? देखिए जी, मानसून का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और अगस्त के महीने में काफ़ी ज़्यादा स्पेल्स अभी मौजूद हैं। महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन को देखा जाए तो अगस्त के एंड तक जो है डिफरेंट स्पेल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें जो है नॉर्दर्न एरियाज में 22% जो है ज़्यादा बारिशों का इम्कान है, मामूल से ज़्यादा, और साउदर्न एरियाज में जो है टेम्परेचर थोड़ा सा राइज रहेगा, जिसकी वजह से जो है नॉर्दर्न एरियाज में हमारे पास पहले ही से जो है जिस 19 जुलाई से बारिशें हुई हैं
उसकी वजह से जो है नदी नालों में जो है पानी की सतह काफी बढ़ चुकी है। दूसरी जानिब जो है हमारे पास दूसरा इशू जो आ रहा है वो ग्लेशियर्स के पिघलने का है। अगर इस तरह ग्लेशियर्स पिघलते रहे तो दरियाओं में और नदी नालों में जो है तूफ़ानी और फ्लश फ्लड का खदशा हमारे पास मौजूद है। तो अगस्त का महीना भी पूरा बारिशों का है, जिसकी वजह से जो है फ्लश फ्लड और लैंडस्लाइडिंग जैसे वाक़यात जो हैं वो रोनुमा हो सकते हैं डिफरेंट एरियाज में। अभी हम हज़ारा डिवीजन की तरफ देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात सामने आए हैं। इस तरह मालाकंड डिवीजन में हमारे पास फ्लश फ्लड के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात आए हैं। तो इनको जो है मद्देनजर रखते हुए जो है पहले से इकदाम किए जा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको हमने अलर्ट रखा हुआ है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से पहले से निपटा जा सके। अच्छा, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं नॉर्दर्न जानिब, तो उसके लिए जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट को हमने एक्टिव किया हुआ है। टूरिज्म की जो पुलिस है उसको हमने एक्टिव किया है। दफ़ा 144 उन इलाकों में नाफिज किया गया है जहाँ पर हमने हसास तरीन अजला को डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा, हसास तरीन अजला जो है वो चतराल अपर है, चतराल लोअर है, दीर अपर है, दीर लोअर है, स्वात है, कोहिस्तान अपर है, कोहिस्तान लोअर है और मानसेरा है। ये इलाके जो हैं हसास तरीन अजला हैं, जिसमें जो है फ्लैश फ्लड के साथ साथ लैंडस्लाइडिंग जैसे काफ़ी ज़्यादा वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं, क्योंकि बारिशों का सीज़न है तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस सामने आ सकते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है इक़दाम किए गए हैं। और जो लोग वापस आ रहे हैं अपने घरों की तरफ टूरिज़्म के लिए, वो यहाँ से अपर एरियाज़ के लिए रवाना होते हैं, उनके लिए क्या इस वक्त ये सेफ़ टाइम होगा कि वो वापसी के लिए रुख करें, या अभी जहाँ मौजूद है वहाँ उन्हें रहना चाहिए, ख़ास करके वो टूरिस्ट जो घूमने फिरने की गर्ज से अपर एरियाज़ में जाते हैं? देखिए जी, वापसी के लिहाज से जो है अभी सुटेबल टाइम है, अभी वापसी कर सकते हैं क्योंकि अभी स्पेल जो है ख़त्म हो चुका है। न्यू स्पेल की प्रेडिक्शन जो है अभी तक महकमे मौसमियात वापसी के वक्त जो है कहीं पे जो नदी नाले या आबी गुजरगाहें हैं उनके करीब ना जाएं, और जो जोन से इलाके वर्नेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा हसास तरीन हैं, क्योंकि मानसून में जो है अनएक्सपेक्टेड बारिशें होती हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 1700 हमारी हेल्पलाइन है, उस पे जो है पहले रूट्स की सूरत हाल को देख लें कि कौन कौन से रूट्स जो हैं वो सेफ हैं, और इसके साथ साथ जो है मौसम की सूरत हाल की जानकारी जो है वो भी ले लें तो बेहतर होगा वापसी के लिए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से पहले जो है निपटा जा सके। जी ठीक है, आपने हज़ारा डिवीज़न का जिक्र किया, इसके अलावा आपने अपर और लोअर चित्राल के हवाले से हमें आगाह किया। अगर आप हमें दोनों के हवाले से रिस्पेक्टिवली आगाह करें कि कौन से इलाके हज़ारा डिवीज़न में लैंडस्लाइडिंग की अगर हम बात करें तो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और उनमें ख़ास करके अगर हमें नज़र आता है इन्फ्लक्स टूरिस्ट का। अनवर शहजाद साहब से हमारी बात का गुफ्तगू सिलसिला जारी था। हम जान ये रहे थे कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास करके अगर हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों में ये जो बारिशें हैं, जो जुलाई तक के लिए प्रेडिक्शंस है, वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, और फिर एक नया सिलसिला अगस्त से भी आ रहा है, और इसके साथ ही नॉर्दर्न एरियाज़ में जैसे वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर इस वक्त राइज पर है, ऑल्दो कि वहाँ पर बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से ग्लेशियल मेल्ट्स हम देख रहे हैं, और जब ये सूरत हाल होती है तो ऑब्वियसली दरियाओं में पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, जिससे मज़ीद सैलाब का और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा पैदा हो जाता है। तो मौसम की सूरत हाल जैसे जैसे बदल रही है, आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसके हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और हम बात करने जा रहे हैं कि आज कौन सा ख़ास दिन मनाया जा रहा है। तो जनाब, आज दुनिया भर में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जा रहा है, यानी नेचर को महफूज रखने के लिए हमें इक़दाम करने हैं, और उसी के लिए आज का दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद ऑब्वियसली ये होता है कि हमारे आस पास का जो नेचुरल माहौल है, जो हमारे पास कुदरत की दी हुई रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें, और हमारे आस पास जो पानी है, हम माहौल है, हम देख रहे हैं कि दरिया हैं, हमारे दरख्त हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, काटें नहीं, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इसी पर बात करते हैं। मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप माहिर माहौलियात हैं। मरियम साहिबा, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दुनिया आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मना रही है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जिस तेज़ी से हम देख रहे हैं और जिस ब्रूटैलिटी के साथ दरख्त काटे जा रहे हैं, नेचर को तबाह किया जा रहा है, हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम नेचर की कंजर्वेशन की बात करते हैं, व्हाट डज़ इट मीन?
जी देखें, जब नेचर की कंजर्वेशन की हम बात करते हैं तो नेचर में जो भी चीज़ें हैं हम उसकी बात कर रहे होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे होते हैं और उनका सस्टेनेबल यूज़ की बात कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आपकी हवा है, आपकी ज़मीन है, सॉइल है, दरख्त जैसा कि आपने कहा, पानी है, फिर इसी से रिलेटेड आपकी बाकी भी कुदरती चीज़ें हैं। तो उनका सस्टेनेबल यूज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप देखें कि दुनिया की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, आप देखें कि इस वक्त जो पूरी दुनिया की आबादी है वो 8 बिलियन लोग इस वक्त हैं और 2037 तक जो है वो कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है वो बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ जाएगी। और सारी आबादी जो होती है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रही होती है, इसमें मदनियात भी ऑफ कोर्स होते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़मीन के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं क्योंकि हम सस्टेनेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इस तरह की हैं जो प्रमोट करती हैं आपके फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन को, हमारा लाइफस्टाइल सस्टेनेबल नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन चल रही है। आप देखें कि जो गवर्नेंस के हमारे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लॉज भी इस तरह के हमारे हैं, कुछ डिसीजंस भी इस तरह के हमारे होते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के केस में, जो आपके जो इकोलॉजिकली रिजर्व्ड एरियाज होते हैं यानी कि पार्क्स वगैरह होते हैं वो भी आपके डिग्रेड हो रहे हैं। जैसे कि होटल्स वगैरह जो है वो बना दिए जाते हैं पार्क्स के अंदर, या फिर दरियाओं के ऊपर आपके होटल्स बना दिए जाते हैं जहाँ जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता और ना ही वहाँ पर जो है वो केमिकल्स जो इंडस्ट्री रिलीज करती हैं जनरली भी वो भी आपके दरियाओं में फेंक दिए जाते हैं। तो एट रिस्क हैं आपके सारे नेचुरल रिसोर्सेज, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड आप देखें तो बड़ा ही गंभीर सूरत हाल है। मरियम, हमारी लेट्स अगर हम फोकस कर सकें जितना हमारे पास टाइम है थोड़ा पाकिस्तान की तरफ, बिकॉज हमने ये सीखा है पिछले कुछ सालों में कि जी पाकिस्तान तो कार्बन में हमारा तो कोई हाथ ही नहीं है, हम तो उतना कार्बन प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बरी ज़िम्मा भी हैं। यानी आप अपने मुल्क में जितना मर्जी दरख्त काटते जाएं, दरियाओं को नुकसान पहुंचाते जाएं, हम कौन सा कार्बन एडिशन कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम कि हम इस पर भी बात कर सकें। हम कल परसों मैं देख रही थी जिस तेज़ी से खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त काटे जा रहे हैं, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को इसके लिए? जी देखिए, ग्लोबल पिक्चर अपनी जगह बहरहाल है कि हम कम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं और हर दफ़ा जो हमारे इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं वो हमारे जो बैड गवर्नेंस हैं और जो पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या जो पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको एलीट कैप्चर नज़र आता है, उसकी वजह से आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ना सिर्फ केपी में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपका जो डिफॉरेस्टेशन रेट है एशिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का है। और आप गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में देखेंगे ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से तो हमारे सैलाब आ ही रहे हैं झीलें फटने की वजह से, लेकिन साथ ही साथ जो आपकी लैंड स्लाइडिंग हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हमने बहुत ज़्यादा किया है। दरियाओं के ऊपर होटल्स जो है जो 2025 में भी गिरे वो दोबारा खड़े कर दिए गए, फिर से वो गिर रहे हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने कहा कि सनतों का फुजला हमारे दरियाओं में फेंका जाता है जिसकी वजह से फिशरीज और जो आपका इकोसिस्टम है वो तबाह होता है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो दरख्त लगाए जाते हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज जो बहुत एक्सपेंड कर रही हैं और ग्रीन कवर नहीं होता, या ग्रीन कवर के नाम पर पाकिस्तान को जितना ज़्यादा इसके ऊपर तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है उतनी हम अपने माहौल को बचाने के लिए काम नहीं करें। मरियम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट पर। इट्स बिन अ वाइल, और जब बिन अ वाइल हो चुका हो और उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट पर बात कर रहे होते हैं तो आपकी उम्मीद यही होती है कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान हर दफ़ा आपको 100% खुश कर दे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा गम रहना चाहिए ताकि हमें आदत रहे, हमारे लिए कुछ अनयूजुअल ना हो। बहरहाल हम टेस्ट मैच पर बात करने जा रहे हैं, चोबा टेस्ट का जिक्र करते हैं। फैसला कुन मरहले में इस वक्त ये टेस्ट दाखिल हो चुका है। एक जानिब हमने ये देखा कि कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शान मसूद हमारे लिए कुछ करेंगे और उन्होंने किया, सेंचुरी बनाई, लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड जब वो गए तो बाकी सब ने कहा कि हम भी आपके साथ साथ आपको पवेलियन पहुंचाने जाएंगे, तो फिर बाकी विकेटें भी पाकिस्तान की गिरती रही। और कल हमने देखा कि 29 रन के खसारे के साथ हमने अपनी इनिंग्स का इख्तिताम किया और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के बैटर्स बैट करने के लिए आए और वो भी 126 रन यानी 126 पर 7 खिलाड़ी आउट के साथ अब दोबारा से आज इनिंग्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसके साथ ही वेस्ट इंडीज़ की जो लीड हो गई है पाकिस्तान पर वो 155 रन की हो गई है। क्या यहाँ से पाकिस्तान ये टेस्ट अपने हाथ में कर सकता है? ये मेरा वो ख्वाब है जिसके बारे में मैं इरशाद भाई से पूछूंगी जो हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेटर और जर्नलिस्ट। इरशाद साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। इरशाद भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग।
व्हेन द टेस्ट डिड स्टार्ट तो हमें लगा था कि पाकिस्तान, कल जब पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमें लगा था कि यार ठीक है, शायद यहाँ से हम आगे कुछ कर सकते हैं। ऐसा क्या हुआ थर्ड डे में कि विकेटें इतनी तेज़ी से गिरी? नॉट जस्ट पाकिस्तान, ऑब्वियसली हम तो आदी हैं अपने बारे में, लेकिन कल वेस्ट इंडीज़ की भी विकेटें बहुत तेज़ी से, इट वाज 14 विकेट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन अ डे और सो। व्हाट हैपेंड ऑल टुगेदर ऑन द विकेट? देखें, पहले दिन जो है वो सिर्फ 3 विकेटें गिरी, वेस्ट इंडीज़ ने पूरा डोमिनेट किया, पाकिस्तान ने कोशिश की लेकिन 3 विकेटें गिरा पाए। दूसरे दिन जो हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ की बकिया 7 विकेटें और फिर हमारी 3 विकेटें, तो 10 विकेटें दूसरे दिन गिरी। तो विकेट ने अपना रवैया चेंज करना शुरू कर दिया था दूसरे दिन ही। हमने दूसरे दिन जो है 199 फॉर 3 किए। उसके बाद जब हम तीसरे दिन आए तो उम्मीद लग रही थी कि पाकिस्तान बड़ा स्कोर करने में कामयाब होगा और 243 तक हमारी 3 विकेटें ही थी। लेकिन उसके बाद फिर जब चौथी विकेट गिरी और उसके बाद 38 रन हमें लगे बाकी 7 विकेटें गिरने में, तो वेरिएबल बाउंस शुरू हो चुका था विकेट के ऊपर, जिसका जस्टिन ग्रीव्स जो हैं वो लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए पाकिस्तान के लिए ख़तरा बने रहे और उन्होंने करके दिखाया। पहली मरतबा करियर में 5 विकेटें हासिल की उन्होंने अपने, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मीडियम फास्ट बॉलर हैं। उसके बाद 29 रन्स की लीड हुई वेस्ट इंडीज़ की और पाकिस्तानी बॉलर्स ने ख़ास तौर पे मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली 3 विकेटें जब उन्होंने गिराई हैं 43 रन्स पे, तो ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम दूसरी इनिंग्स में जो है वो जल्दी सरेंडर कर देगी। लेकिन 93 फॉर 7 हुआ। उसके बाद 33 रन्स की पार्टनरशिप लगी शमाल जोसेफ और किमर रोज के दरमियान और अभी तक खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान टीम बहुत जल्दी आउट करने में 160-65 की लीड पर अगर आउट करने में कामयाब हो जाती है तो यकीनन ये मैच पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह का बाउंस शुरू हो चुका है, थर्ड डे हमने देखा कि 14 विकेटें गिरी, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो हो सकती है। और अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम 190 या 200 रन की लीड लेने में कामयाब हो गई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज का दिन मुझे जो है वो बड़ा दिलचस्प लग रहा है यहाँ पे चौथे दिन। तो लेट्स वेट व्हाट हैपेंस। ज़रा हमारे एक तो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या यू थिंक, ऑब्वियसली बाउंस हो गया था, बट वर वी इन दैट अ बैड पोजीशन कि यहाँ से हम थोड़ा सा कम से कम जितनी लीड कम हो सकती थी वेस्ट इंडीज़ की वहाँ तक पहुँच सकते? मुझे लगा कि शायद रिजवान ऑनवर्ड्स और लोअर मिडिल की अगर हम बात करते कुछ तो रोल प्ले करते, बट 38 रन सारी विकेटें हमारी उसके बाद गिर गई। तो देखिए, बदकिस्मती यही है पाकिस्तान की कि बैटिंग हमारी जो है वो पूरी बैटिंग नहीं चल के देती है, सिवाय मतलब 1 या 2 बैट्समैनों की। इसमें भी हमने टेस्ट मैच में देखा कि अजान उवैस जिन्होंने अपने पहले डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी की थी और उसके बाद टूर मैच में भी सेंचुरी उन्होंने बनाई बाबर आजम के साथ, लेकिन वो पहली इनिंग्स में जो बिल्कुल 0-0 पे आउट हुए। उसके अलावा 155 रन की शराकत बनी। अगर शान मसूद और इमामुल हक 155 की शराकत ना लगाते तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से बहुत बुरा हाल होना था। और शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की, वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा इमामुल हक, इसके अलावा हमने देखा कोई भी बैटर हो, चाहे वो कप्तान बाबर आजम हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, सब 20s और 10s के अंदर जो है वो आउट हुए हैं। तो जाहिर सी बात है मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह की पिचों पे खेलने का तजर्बा जो है वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारे बैटर जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तो रन्स के अंबार लगा देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं और ज़रा सी भी उनको टर्निंग विकेट मिलती है फिर वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि वो यहाँ पे ऐसी टर्निंग विकेट्स बनाएं, फ्लैट विकेट्स ना हों कि जिन पे बैट्समैनों को खेलने का तजर्बा मिले और बाहर इंटरनेशनल में जाके वो परफॉर्म कर सकें। लास्ट कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटर जो है वो पाकिस्तान में तो रन्स बनाते हैं लेकिन बाहर जाके इतना कुछ खास, अब हमने देखा अजान उवैस बांग्लादेश में तो उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान की तरह ही विकेटें होती हैं, लेकिन जहाँ वो वेस्ट इंडीज़ गए एक्सपोज हो गए। इस पे मेहनत की जरूरत। अच्छा, ऑब्वियसली अजान के ऊपर इतना बर्डन हम डालना भी नहीं चाहेंगे, इट्स टू अर्ली, बट जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, खास करके व्हेन यू टॉक अबाउट बाबर आजम, इज़ इट फेयर कि अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि एक तो आपने ऑब्वियसली वो ही वाज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, T20 में भी ही वाज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक, आपने उसे कप्तानी दे दी, फिर चले समझ में आता है कि आपके पास शायद ऑप्शंस नहीं थे, आप क्या ही करते, शान मसूद के ऊपर बहुत प्रेशर था, आपने मूव करना था, बट वाज इट अ राइट मूव? और उसकी जो परफॉर्मेंस रही है, डू यू थिंक इट वाज इनफ? मतलब इसका रोल नीडेड था? मुझे लगा था कि ही माइट स्टे फॉर अ व्हाइल ऑन द विकेट, बट ही डिड नॉट। देखें, 42 माह और 33 इनिंग्स, तकरीबन 21वां टेस्ट है ये बतौर कैप्टन उनका, और करियर का 63वां टेस्ट है। अब 42 माह से उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं की इस फॉर्मेट के अंदर। लास्ट 2022 दिसंबर शायद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ कराची में ही
उन्होंने सेंचुरी की थी, 161 की इनिंग खेली थी। उसके बाद जो है वो बाबर आजम सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा मौका आया 33 इनिंग्स में कि उन्होंने 100 से ज़ायद गेंदें 100 या इससे ज़ायद गेंदें खेली हैं। 865 कुछ रन हैं उनके, सिर्फ 250 हैं उनकी। तो यकीनन इस परफॉर्मेंस पे, अब जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की, तो कप्तानी के लिए और कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही थी पीसीबी को। पीसीबी खुद गया है बाबर के पास उनको कप्तानी पेश करने के लिए, और आज तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि इसी शर्त पे कप्तानी कबूल करूँगा कि आगे जो बकिया दोनों फॉर्मेट हैं, वनडे और T20, उनमें भी उन्हें कप्तान बनाया जाएगा, तो ही ये कप्तानी कबूल करेंगे। बहरहाल हो सकता है मीडिया की कयास आ रही हों, लेकिन अंदर की जो खबर है वो यही है कि उन्होंने ये शर्त रखी थी जिसकी इस शर्त पे उनको जो है वो कप्तान बनाया गया है। हालांकि देखा जाए तो अगर शान मसूद की कप्तानी में टीम तो हार रही थी, लेकिन इंडिविजुअल उनकी परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर थी। लेकिन हम यहाँ बाबर की परफॉर्मेंस जो है वो T20 की वजह से उनका कमबैक हुआ टीम में और फिर टेस्ट के कप्तान बना दिए गए। लेकिन अब हमने देख लिया, पहले टूर मैच में उनकी सेंचुरी थी, लेकिन T20 अभी जो पहली इनिंग थी उसमें जस्ट वो 23 रन बनाकर आउट हो गए। तो यकीनन परफॉर्मेंस मज़ीद उनकी जो है वो नीचे ही जाती जा रही है। कोई सेंचुरी 33 इनिंग्स और 42 माह से कोई सेंचुरी नहीं, बहुत लंबा अरसा होता है। इरशाद भाई, आमिर जमाल जो हैं वो हमारी कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्वियसली मैच के बारे में, कल भी हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं रह पाए। आमिर जमाल के बारे में क्या है? मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत अच्छा कुछ डिलीवर कर पा रहे हैं एज अ बॉलर, और ऑब्वियसली वो ऑलराउंडर हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जिस तरह से वो खेलते हैं, और फिर जो हम ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के लिए उनके लिए बात कर रहे हैं, डू यू थिंक अब जब बाउंस आ गया है तो कुछ बॉलिंग में वो कर पाएंगे? देखें, यहाँ पे ज़रूरत पड़ी आपको तो अब्बास की, क्योंकि वो एक तजर्बेकार बॉलर हैं यकीनन, और काउंटी क्रिकेट बहुत खेली उन्होंने। इस टाइम आप पूरी टीम डिपेंड कर रही है अब्बास के ऊपर, क्योंकि 3 विकेटें सेकंड इनिंग में भी, फर्स्ट इनिंग में भी उनकी 3 विकेटें थी, साथ में मोहम्मद अली ने साथ दिया। खुर्रम शहजाद जो है वो 2 विकेटें उनकी हैं, लेकिन आमिर जमाल की 1 विकेट है। फर्स्ट इनिंग में भी उनकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। सही कहा, उन्होंने रिलाई कर रहे थे, लेकिन एज सच वो परफॉर्म नहीं कर, अभी फ़िलहाल पहला टेस्ट है, लेकिन इस पहले टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। ऑलराउंडर हैं, लेकिन बॉलिंग में भी जो है वो कोई ख़ास नहीं कर सके। अब आज चौथा दिन है, हो सकता है कि अब 3 विकेटें बाकी हैं, क्या पता वो 3 विकेटें आमिर जमाल के हिस्से में आ जाएँ, वो अच्छी बॉलिंग कर लें और उनके हिस्से में आ जाएँ। देखना पड़ेगा कि अब आगे जो सेकंड टेस्ट है उसमें उनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, और फिर आगे इंग्लैंड की सीरीज़ के लिए, क्योंकि वो तो इंक्लूडेड हैं, प्लेइंग 11 में आते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल होगा। अच्छा, जितना चैलेंजिंग ये बाउंसिंग विकेट पाकिस्तान के लिए लगी, उतनी ही चैलेंजिंग मुझे वेस्ट इंडीज़ के भी लगी। दे आर प्रीटी यूज्ड टू ऑफ दीज विकेट्स, आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक यही है। इसी तरह से उनकी पिचेस अपना मोमेंटम थोड़ा सा चेंज करती है डाउन, अगर 5 दिन का क्रिकेट होता है। क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि ये जो 3 विकेटें हम जल्दी गिरा पाएंगे, जो द स्ट्रगल वी सीन इन वेस्ट इंडियन इनिंग्स? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आई कि उन्होंने ये मतलब इस तरह की पिचेस क्यों बनाई। लास्ट जो श्रीलंका की सीरीज़ थी इसी मंथ और पिछले मंथ के एंड में जून और जुलाई में, उसमें उन्होंने बैटिंग विकेटें बनाई हैं। 600 का टोटल लगा है उसके श्रीलंका की इनिंग्स के अंदर, और टेस्ट सीरीज़ भी जीती वेस्ट इंडीज़ ने और वनडे सीरीज़ भी जीती। T20 जो है वो श्रीलंका के नाम रही, लेकिन बहुत बड़े बड़े टोटल लगे। ये विकेट जो है इन्होंने बिल्कुल टर्निंग बनाया, बॉलिंग फ्रेंडली विकेट बनाया। अभी खुर्रम शहजाद को मैं सुन रहा था तो वो यही कह रहे थे कि अगर राइट उस पर एरिया पे बॉल पड़ता है तो यकीनन बैटर को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस विकेट में रन्स भी हैं, तो अगर तो दिमाग से आप खेलें तो रन्स भी जो है वो बन रहे हैं इस विकेट पे, और इसी वजह से जो है शामार जोसेफ और किमर रोज जो इस वक्त 33 रन्स की पार्टनरशिप पे खड़े हैं। तो यकीनन वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो जो लास्ट जो अपनी सीरीज़ थी श्रीलंका के अगेंस्ट उसमें बैटिंग विकेट बनाई थी, लेकिन अब जो है वो बॉलिंग विकेट बनाई है, जिससे जो है वो दोनों बॉलर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं इस टेस्ट मैच में। और बैटर्स को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हमने देखा कोई इतने बड़े बड़े स्कोर नहीं, 311 वेस्ट इंडीज़ ने पहले इनिंग्स में बनाया, उसके बाद हम 282 रन पे पाकिस्तान आउट हुआ, और अब 126 for 7 है वेस्ट इंडीज़। तो लो स्कोरिंग टेस्ट मैच है ये। अब आगे जो सेकंड टेस्ट है उसमें देखना है कि किस तरह की पिच होती है, क्या बैटर फ्रेंडली होती है या इसी तरह की जो तरुबा जैसी ब्रायन लारा अकेडमी जैसी पिच है वो होगी आगे भी। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है इन माय ओपिनियन कि अगर तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ से ये टेस्ट ले जाता है बाजी, तो आई थिंक अगली विकेट भी ऐसे ही मिलने वाली है। अदरवाइज़ क्या लग रहा है आपको, वेस्ट इंडीज़ ने क्या सोचा था? हमारे ऑब्वियसली ये तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं है कि हमारे बैटर्स इन पिचेस पर स्ट्रगल करते हैं, हमें मुश्किल होती है अर्लियर भी। डू यू थिंक इस वजह से ये पिचेस बनाई गई थी? एंड बिसाइड्स क्या यहाँ से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच क्लिंच कर सकता है, और अगर ऐसा है तो हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी होगी
What are the players that you're looking forward towards? देखिए, वेस्ट इंडीज़ ने लाजमी यही सोचा था कि पाकिस्तानी बैटर जो है वो स्ट्रगल करते हैं इस किस्म की पिचेस पे, और हमारे बैटर ज़ाहिर है हमने बांग्लादेश में देखा, हम बांग्लादेश गए, उन्होंने हमें कैप्चर किया स्पिन के थ्रू। अब यहाँ जो है वो फास्ट बॉलिंग के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं, और रिस्क तो लिया उन्होंने क्योंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स भी कम नहीं है, लेकिन वो इनकी स्ट्रेंथ नहीं है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की इस वक्त। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने यही सोचा कि पाकिस्तानी बैटर अगर स्ट्रगल कर सकते हैं तो रिस्क ले लिया जाए, और रिस्क लिया उन्होंने। अब सेकंड इनिंग जिस तरह का बाउंस हो रहा है विकेट पे, अब सेकंड इनिंग में मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि जब तक विकेट जो है वो थोड़ा सा बैटर्स को सपोर्ट कर रही थी उस वक्त तक तो पाकिस्तानी बैटर्स चले, लेकिन 38 पर 7 विकटें, 38 रन पर 7 विकटें गिर गई, वो मेरे लिए ज़रूर तशवीश का बाइस है। तो सेकेंड इनिंग्स में भी मुझे ये डर है कि कहीं पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो अपनी रिवायती कारकर्दगी दिखाते हुए कहीं पूरी टीम जो है वो एक्सपोज ही ना हो जाए और बैटिंग जो है हमारी दोबारा से फ्लॉप ना हो जाए। लेकिन दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे सेकंड इनिंग्स में, और जहां जैसे खुर्रम शहजाद ने कहा कि बैटर्स के लिए रन्स भी हैं, लेकिन राइट एरिया पे बॉल पड़ता है तो बैटर को परेशानी होती है और विकेट भी मिलता है। तो उम्मीद है कि पाकिस्तानी बैटर ना करें ऐसा, और बाबर आजम जिनसे 42 माह का इंतज़ार है जिनका, वो ज़रूर सेंचुरी बना दें ताकि पाकिस्तान को जिताएं, तो यकीनन बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है इरशाद भाई, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज़ और हमसे क्रिकेट के बारे में बात करने के लिए। अब देखना यह है कि यहाँ से क्या कर पाता है पाकिस्तान, क्या वाकई पाकिस्तान जीत पाता है या नहीं, या कम से कम ड्रॉ कर सकता है, बिकॉज मैच इज़ गोइंग टू सेट द प्रेसिडेंट फॉर रेस्ट ऑफ द सीरीज़। वेल, पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या कर रहा है और कर सकता है ये तो हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब स्क्वॉश पे क्या हो रहा है ये भी जानिए। पाकिस्तान के जूनियर स्क्वॉश खिलाड़ी एक बार फिर से दुनिया को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में स्विट्जरलैंड को 3-0 से शिकस्त देकर ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली है और टाइटल की दौड़ में भी अपनी मजबूत मौजूदगी का ऐलान कर दिया है। ये कामयाबी इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तान में स्क्वॉश का टैलेंट आज भी जिंदा है। जिस खेल में पाकिस्तान ने जहांगीर खान और जानशेर खान जैसे आलमी लेजेंड्स पैदा किए, अब उसी रिवायत को नई नस्ल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अगर नौजवान खिलाड़ियों को ऑब्वियसली मुसलसल जो है मौके भी मिलते रहें और उनको सहूलियात मिलें और फिर उनको इंटरनेशनल जो स्कोप है वो मिलता रहे, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो कौन सा ऐसा खेल नहीं है जहां दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और स्क्वॉश में जिस तरह से हम अपने बॉलर्स के लिए, क्रिकेट के लिए कहते हैं कि हमारा एक नेचुरल टैलेंट है टूवर्ड्स द, हम जब बॉलिंग की बात करते हैं इसी तरह से स्क्वॉश के लिए भी हम बात करते हैं। तो अब उम्मीद यही है कि जिस तरह से हमारा यंग ब्लड सामने आ रहा है उसी तरह से मज़ीद हमें टैलेंट मिलता रहेगा। तो ज़रा अब हमने पाकिस्तानी प्लेयर्स का तस्करा छेड़ ही दिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉलीबॉल टीम को हम ना शामिल करें। शानदार फॉर्म बरकरार रखी हुई है सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में ग्रीन शर्ट्स ने एक और कामयाबी अपने नाम कर ली है। काज़ाकिस्तान को भी 3-0 से शिकस्त देकर पाकिस्तान ने जो लेग मरहला है वो अपने नाम कर लिया है और इस तरह से उन्होंने ये मरहला मुकम्मल किया है। सेमीफाइनल में भरपूर एतमाद के साथ जगह बनाई। पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट में जारहाना खेल पेश किया और ख़ास करके बड़ा ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमें नज़र आया, टीम वर्क हमें नज़र आया और मुसलसल 5 फतूहात इस बात का भी सबूत है कि कौमी टीम सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचने नहीं बल्कि टाइटल अपने नाम करने के लिए गई है। तो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तानी टीम। हमें बड़ी उम्मीद है वॉलीबॉल टीम से भी कि ये टाइटल अपने नाम करेंगे और इसी तरह से अपनी फतूहात के सिलसिले को भी बरकरार रखेंगे और चैंपियन बनके पाकिस्तान का नाम एक दफ़ा फिर से रोशन भी करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द वॉलीबॉल टीम। वी आर रियली एक्सपेक्टिंग, हमारी बात भी हुई थी और उनकी होप्स भी बहुत हाई हैं, लेकिन जब हम वॉलीबॉल की बात करते हैं, स्क्वॉश की बात करते हैं, हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इनके लिए हम भी बहुत कुछ अच्छा ऐसा करते रहें कि इनकी मोटिवेशन जगी रहे और ये यूं ही मेहनत करते रहें। वक्त हो गया ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। अब हम बात करने जा रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। जब कशीदगी कम होती है तो सबको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अब ये लंबे अरसे तक सीज़ फायर की जानिब जाएगा और इस मसले का कोई हल निकल सकेगा। बहरहाल इस वक्त जो पैगाम डोनाल्ड ट्रंप साहब के आ रहे हैं उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि वो बहुत कीन है कि दोबारा से डायलॉग शुरू हो सके। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग और सफारतकारी एक साथ आगे बढ़ रही है। बयानात में नरमी भी आई है, धमकियाँ भी
बरकरार नजर आती हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्ताना मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरी जानिब ईरान अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं नज़र आता और तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अब जो है तनाज़ा सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि सफारती, माशी और इलाकाई दबाव भी फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। ऐसे में कतर और पाकिस्तान समेत सालिस ममालिक भी कोशिशें कर रहे हैं, दोनों मुल्कों के रवाबित को कायम रखे हुए हैं और हम ये देख रहे हैं कि वाशिंगटन दौरे के हवाले से भी सूरत हाल को मज़ीद अहमियत हो गई है क्योंकि नेतन्याहू ने वाशिंगटन जाना है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के अगेंस्ट एक माहौल बन रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है क्या समत लेने जा रही हैं। एज वी स्पीक हम ये देखते हैं कि नॉर्मली यूएई का इस पूरी गल्फ वॉर में कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता, लेकिन कल तो हमने देखा कि यूएई की जानिब से भी नेतन्याहू को तनकीद का निशाना बनाया गया, जब मगरबी पट्टी पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल सेटलर्स की जानिब से जो इस्राइली सेटलर्स हैं वो वहाँ की मसाजिद को शहीद भी कर रहे हैं, उन पर हमले भी कर रहे हैं, उनको जलाया भी जा रहा है। और हमारे साथ माहिर बैन अक़वामी अमूर शाज़िया चीमा साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा आपके वक्त के लिए। इट्स वंडरफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। शाज़िया साहिबा, अभी रिसेंटली हम ज़रा क्विकली आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप साहब खासे अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं और वो मुज़ाकरात को खुशगवार करार दे रहे हैं। तो ये बड़ा ही ब्रूटैलिटी से ये जो अभी हम देख रहे हैं हैप्पी मोड में वो कन्वर्ट हुए, इसके पीछे क्या रीज़न नज़र आ रहा है आपको? इसके पीछे मुझे तो एज अ टीचर ये दिखाई दे रहा है कि वो बहुत गलत प्रोफेशन में है। उनको कॉमेडी का स्क्रिप्ट लिखना चाहिए था, रादर डार्क कॉमेडी का, तो अच्छा जो है वो उससे उनका काम चलता रहता। उनको राइटर होना चाहिए, ये कॉमेडी के अलावा और कुछ नहीं है। और एक ऐसी कॉमेडी जो किसी को फोर्स की जाए कि आप इसको सुने भी और इस पे हंसें भी, भले आपको रोना ही क्यों ना आ रहा हो। तो इन बातों के पीछे, इन बयानात के पीछे सिवाय पैनिक के और कुछ नहीं है। और ये पैनिक क्या है कि मार्केट ऑयल की दोबारा से हाथ से निकल रही है, तो फटाफट एक अफरा तफरी में एक पॉज देते हैं और मार्केट पता नहीं क्यों इतनी स्टूपिड है कि वो ट्रंप के इन अजीब फार्सिकल कॉमेडी को रिएक्ट करती है और एकदम से वो दोबारा से जो है वो स्मूथ होना शुरू हो जाती है। स्मूथ से मेरी मुराद है कि वो बिल्कुल ही अपसाइड डाउन होने की बजाय एक सर्टेन डिग्री के ऊपर जो है स्टैटिक हो जाती है। और यही अचीवमेंट होती है, यही वो अचीव करना चाहते हैं। खुशगवार मूड में मुज़ाकरात, उन्होंने क्या करने हैं, वो मुज़ाकरात इनकेपेबल हैं, जो कि उनके बारे में पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये डील और निगोशिएशन इनकेपेबल हैं। इनको नहीं पता, ना ये डिप्लोमेट्स हैं, ना ये कुछ कर सकते हैं। हाँ, आज उन्होंने मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में नेतन्याहू से ज़रूर करने हैं और चूंकि उनके पास कोई वॉर प्लान नहीं है, अमेरिका के पास कोई जंगी मंसूबाबंदी है ही नहीं। वो हर दिन के हिसाब से, अब तो मुझे 100% इस बात की श्योरिटी है, भले मैं उन कमरों का हिस्सा नहीं हूँ, इस जंग को देखते हुए जब से ये चल रही है, कि इनके पास कोई वॉर की प्रॉपर प्लानिंग विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये डे बाय डे जो है वो हालात और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और नैरेटिव ऑप्टिक की बुनियाद पर जो है वो वॉर की विक्ट्री को अपने मीडिया को देने की कोशिश करते हैं। वो 1-1.5 दिन चलती है, उसके बाद दोबारा से मसला ठप हो जाता है। मेरा खौफ ये है कि नेतन्याहू बहुत जानता है इन लोगों को और वो किसी प्लानिंग के साथ वहां पे आ रहा है। तो अगर ट्रंप को यूज करना पड़ेगा विद अ वॉर हैविंग नो प्लान एंड अ वॉर प्लानर, तो वो फिर उस प्लान को ले लेंगे और वो प्लान क्या होगा, वो चीजों को बढ़ाएगा, एस्केलेट करेगा और अमेरिका को इस जंग के अंदर बड़े लंबे अरसे तक जो है वो इसके अंदर घुसा देगा। क्योंकि ईरान इटसेल्फ जो है वो भी स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना नहीं कर रहा। वो गल्फ कंट्रीज के ऊपर जो मुसलसल बम्बार्डमेंट करता जा रहा है, खासतौर पे अंसारुल्लाह और जिनको होसी कहते हैं, उनके साथ इस वक्त जो है ये छेड़छाड़ करवाना सऊदी अरेबिया के साथ, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम ये विजिबली देख रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज अपने ऊपर होने वाले तमाम तर हमलों के जवाब में पेशेंस का सामना कर रहे हैं। अगर किसी का लॉजिक ये है कि उन पे हमले इसलिए हो रहे हैं कि वहां पे बेसिस हैं, तो वो बहुत खुल्लम खुला कहते हैं कि हमारी बेसिस का मकसद ही जो है हमें ईरान से बचाना था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि इस वक्त चूंकि नेतन्याहू वाशिंगटन में उनका दौरे की वजह से जो इस वक्त यूएसए की आवाम है उनको थोड़ा सेटल डाउन करने के लिए बहुत बड़े मुजाहरे एक्सपेक्टेड थे, एहतजाज एक्सपेक्टेड थे, उसकी वजह से तो नहीं अभी ये थोड़ी देर रोकी गई है बमबारी और थोड़ा माहौल को सेटल डाउन करने के मुज़ाकरात की बात की जा रही है? मेरा नहीं ख्याल कि थोड़ी देर की बम्बार्डमेंट अमरीकी अवाम जो है रोकना जो है उसको बाय करेंगे।
ओके। उनको नेतन्याहू के साथ बहुत से और प्रॉब्लम है। उनको सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका और अमेरिकी जो हैं वो सेंटर ऑफ हेट्रेड हैं पूरी दुनिया में। रिसेंट एक जो है स्वीडन के अंदर एक पोल हुआ है जिसमें एक थिंक टैंक के अंदर, जिसके अंदर 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन समझती है कि दुनिया के तमाम प्रॉब्लम्स की वजह अमेरिका है, और बाय डिजाइन फिर अमेरिकन उसके टारगेट हैं, और वो ये कहते हैं कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हमें इन दूर दराज की जंगों की जरूरत नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक छोटा सा पॉज या पॉज ना देना से उनको फर्क पड़ जाएगा। हाँ, उनको ये जरूर फर्क पड़ता है कि अगर ये शख्स अब नेतन्याहू वहां पे मौजूद है तो ये कौन सी अगली और स्मेली पुडिंग वहां पे इस दफा लेके आया है एज अ गिफ्ट, जिसकी स्टंट जो है, जिसकी स्मेल जो है वो पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले लेगी। और ऑलरेडी वो इस जंग को फैलवा चुका है। वो अलशरा अल जुलानी को बीच में शामिल कर रहा है सीरिया को कि तुम हिजबुल्लाह पे अटैक करो। वो ऑलरेडी कुर्दों को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, ऑल्दो के बहुत हैवी बम्बार्डमेंट ईरान की तरफ से भी उन पे कुछ सेपरेटिस्ट पे हो रही है। और साथ में उसने जेलेंस्की को, मेरा खौफ है कि शामिल कर लिया है, क्योंकि यस। यूक्रेन ने जो रिसेंट अटैक किया है ईरानियन ईरान। वेसल पे, या। वो एक जो है डेक्लेरेशन ऑफ वॉर है, और ईरानी आगे से कह रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा। अगर वो इसका जवाब डिस्प्रपोर्शनेट देते हैं तो फिर तो ये वॉर स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्रोपोर्शनेटली देते हैं कि वेसल के जवाब में वेसल पे अटैक कर देते हैं, वो एक और बात है। लेकिन जेलेंस्की ने ये छेड़छाड़ सिर्फ एक अपने बहरी जहाज पे अटैक के लिए नहीं करवाई है कि मैंने आप पे अटैक कर दिया, आप मेरे पे। वो अमेरिका को और पूरे नेटो को खास तौर पे इस जंग के अंदर जो है वो शामिल करना चाहता है। और जो वॉर थिएटर ऑफ यूक्रेन है और ईरान है, इसको मर्ज कर कर एक थिएटर बनाकर चाइना और रशिया और ग्लोबल साउथ के अगेंस्ट पूरे ब्रॉडर वेस्ट को और ग्लोबल नॉर्थ को आमने सामने खड़ा कर देना चाहता है। वो 40 साल से यही रोना रो रहा है कि आपने मुझसे एक प्रॉक्सी वॉर शुरू करवाई, मेरा आधे से ज्यादा मुल्क रशिया ले गया, आपने कहा कि आप इस जंग के हिस्सा बनेंगे, लेकिन आप हिस्सेदार बने सिर्फ मुझे असलहा देने में और पैसे देने में। लेकिन सारा ब्रंट उसका मैंने फेस किया। और जब भी आपसे कहा कि आप बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आए या इस जंग को अपनी जंग समझें, तो आपने पब्लिकली भी इस जंग को अपनी जंग नहीं राइट। कहा, आपने यूक्रेन की जंग कहा है। तो राइट। मैं आपके लिए ये जो मेस है इसको इतना फैला दूंगा, और ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट होगा। और यही वजह है कि चंद कंट्रीज जैसे कतर है, ओमान है, पाकिस्तान है, जिनका ईरान के साथ ट्रस्ट है, अगर इनको भी दोबारा से इनके ट्रस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, तो ईरान और अमेरिका और वेस्ट के दरमियान बात करने के लिए कोई ब्रिज भी फिर नहीं बिल्कुल, रहेगा, क्योंकि एब्सोल्युटली। हमारी भी जो है वो लिमिटेशंस हैं। हम बहुत ऑकवर्ड पोजीशन में हैं। ईरान स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना नहीं कर रहा, राइटफुली और रॉन्गफुली मान लेते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनके ऊपर हमला है, राइट। मगर वो इस हमले को अपने अड़ोस पड़ोस में हमला करके तो अपना एग्रेशन कब तक खत्म एंड एट करते द रहेंगे। सेम मसले टाइम, का हल तो है। जब हम इस वक्त गल्फ़ की बात कर रहे हैं और हम यहाँ सूरत हाल देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि उधर फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल कशीदा से कशीदा तरीन होती जा रही है। पहले हम देखते थे कि गज़ा में तो मुसलसल जो जहरियत की जा रही थी, जो ब्रूटैलिटी वहाँ हो रही थी वो थी, लेकिन अब जो वेस्ट बैंक में किया जा रहा है, वहाँ पर सेटलर्स जिस तरह से वेस्ट बैंक को खाली कराने के लिए अब मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, ये भी एक सूरत हाल संगीन होती जा रही है। और वो पीस मुआहदा जिसकी बात की जा रही थी वो तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। वो पीस मुआहिदा भी एक सूडो किस्म की एक चीज थी, उसका भी कोई कॉन्क्रीट, उसका भी कोई फिजिकल उसकी मैनिफेस्टेशन हमने तो नहीं देखी। हम उसका पार्ट इसलिए बने कि पेरिफेरी पे रह के भी हम क्या कर लेंगे। एक जो अमर्जिंग पावर है हमारा, हम एटलीस्ट उसका हिस्सा बनते हैं। देखते हैं आगे क्या चलता है, अगर कोई किसी सिलसिले में हम कर सके मदद, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल तो फलस्तीन के मामले में उसके नेबरिंग गल्फ कंट्रीज का है, जो कि ना सिर्फ ये कि इस मसले को बहुत पहले रोक सकते थे, इस मसले को उन्होंने बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और उनको इस चीज पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अब ये जो गजा के बाद वेस्ट बैंक की तरफ जो है, वो तो इसराइल क्यों खामोश बैठा हुआ है, क्योंकि वो मल्टीपल वेज पे अपने काम कर रहा होता है। एक तरफ ईरान में उसने अमेरिका को जो है वो झोंका हुआ है, अपना जो उसका एक प्लान है उसको वो लेके चल रहा है, और उसके प्लान को आगे ले रोकने में चूंकि ताकत चाहिए, एक सर्टेन डिग्री के बाद आप निगोशिएट नहीं कर सकते इस, वो भी इजरायली जैसे जेनोसाइडल मैनियक्स के साथ। तो वहां फोर्स का इस्तेमाल करना है। किसके अंदर आपको पॉलिटिकल विल नजर आती है अड़ोस पड़ोस में फोर्स इस्तेमाल करने की? जॉर्डन में नहीं, वो ऑलरेडी जो है
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएई जो है वो हमेशा से इसराइल की सपोर्ट में रहा है, वो तो अब सोमाली लैंड जो है उसके साथ जो है इसराइल के साथ मिलकर एक नया महाज खड़ा करने लगे हैं, सोमाली लैंड को रिकग्नाइज करवा कर एक अलग से स्टेट, और फिर वहां से वो पानियों को चोक करने लगे हैं। तो मुझे ये लगता है 17th सेंचुरी वाली जो पायरेसी का टाइम था ना, कॉलोनियल टाइम से पहले जो दुनिया थी वो सारी की सारी समुद्री नकलो हरकत पे चलती थी। जाहिर है रेल और बस का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो दुनिया जो है वो कब्जे में थी, वाटरवेज चोक हो जाते थे, डिफरेंट पायरेट्स जो बड़े बड़े पायरेट्स थे। तो अब ऐसा लगता है कि कुछ पायरेट्स जो हैं वो मलाका स्ट्रेट को बंद कर लेंगे, कुछ बाबुल मंदेब को बंद कर लेंगे, कुछ स्टेट ऑफ हुर्मुज को कर लेंगे, कुछ केप ऑफ गुड होप को कर लेंगे, और अब सोमाली लैंड जैसा एक कंट्री क्रिएट करके एक पॉइंट वहां पे कर लो, एक नहर स्वेज को कर लो, तो बाकी हमारे लिए फिर क्या हुक्म है। ये दुनिया तो फिर एक एम्पायर ऑफ पायरेसी और केओस बन गई ना। एंड तो डू यू पायरेट्स थिंक हैं कि जो कहते हैं जो फ़लस्तीन की सूरत हाल डॉक्टर साहिबा हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हमास का अपने आप को डिसआर्म करने का फ़ैसला वो किसी सूरत भी ना सिर्फ गज़ा के लिए बल्कि इवन मगरबी पट्टी के लिए, यानी जिस तरह से हम सोच रहे थे कि वहाँ पर शायद सियासी निज़ाम आगे बढ़ेगा और फिर ओवरऑल हमें फ़लस्तीन में एक इलेक्शन होता नज़र आएगा, वो तो अब मुझे लग रहा है कि डाउन द ड्रेन चला गया द होल आइडिया अबाउट इट। एंड यहाँ पर मुसलमानों के लिए सिचुएशन और कशीदा होगी, अब ये बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल बेहतर नहीं होगी, क्योंकि बेहतर करने के लिए आपको पावर, आपको पॉलिटिकल विल चाहिए, आपको प्लान चाहिए। किसके पास ये प्लान और पावर है? हम तो 24/7 एक जेनोसाइड देख रहे हैं और देखे चले जा रहे हैं और उससे इम्यून हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, वो एक और बात है। लेकिन प्रैक्टिकली हम कर तो कुछ नहीं रहे हैं। और वेस्ट बैंक के ऊपर जो पीएलओ या महमूद अब्बास की हुकूमत है, महमूद अब्बास का तो अपना ये है कि बस मुझे मत छेड़ो, मुझे कुछ ना कहो। वो तो वहां पे नाम की तो पुलिस पीएलओ की वहां पे है, जी। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पीएलओ की गवर्नमेंट की है, लेकिन वहां पे वही सारे के सारे जो है वो मुसाद एजेंट और शैनबत और उनकी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और सीक्रेट एजेंसीज वहां पे घुसी हुई हैं, और कोई महमूद अब्बास की जुर्रत नहीं है वो उनको रोक सके। यही वजह है कि हमास ने डिसाइड किया है कि वो अपना पॉलिटिकल रोल वॉलंटरली जो है वो विदड्रॉ करते हैं, क्योंकि बात ही कोई नहीं कर पा रहा है। महमूद अब्बास से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, तो फिलिस्तीनियों का मुकदमा इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे रखा नहीं जाता, क्योंकि हमास को ना कहीं ट्रेवल करने की इजाजत है, हमास ना पे कहीं बात कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी रिप्रेजेंटेशन जो कि एक्सेप्टेबल है अंडर द बोर्ड ऑफ पीस, तो उस रिप्रेजेंटेशन को आप भेजिए ताकि हमारा प्रॉब्लम तो कहीं पे जाके रखा जाए, तो हम अपना पॉलिटिकल रोल फॉर द टाइम बीइंग विदड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन राइटली पुट। अगेन रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो उनको कल नहीं, उनको परसों नहीं, उनको आज हेल्प की जरूरत है। आज उनको इस लम्हे मदद की जरूरत है। उनके पास कोई हेल्प नहीं है, वो वहां भूखे मर रहे हैं, वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, वहां कहत पड़ा हुआ है, बीमारी अब सुना है रिसेंटली, और ये और एक चिकन और पॉक्स और एग्जाम्पल खसरा है जो है डॉक्टर वो आके। साहिबा उस डिच की, जो कि हमेशा से यूएसए के साथ कोई भी प्लान करे, कोई भी मुल्क जो बात करता है, ईरान भी, कि हम एक ट्रस्ट डेफिसिट हमें नज़र आता है ईरान का, वो इसी वजह से नज़र आता है कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी व्हेन इट कम्स टू टॉक्स विद यूएसए एंड इसराइल। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये इस तमाम तर आपसे हासिल हुई है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल है, इस पर अपने व्यूअर्स को आने वाले प्रोग्राम्स में भी आगाह रखेंगे। फिल वक्त हम बात कर लेते हैं इस वक्त जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं वो किस तरह से यूरोप को भी अफेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम हीट वेव तो देख रहे थे, लेकिन अब फ्रांस में जंगलाती जो आग है उसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाना शुरू कर दी है। फ्रांस का शहर है बोर्डोक, यहाँ पर शदीद गर्मी है और खुश्क मौसम है, तेज़ हवाओं का सिलसिला भी रहता है, और ऐसे में आग को मज़ीद बेकाबू कर दिया है इस सूरत हाल ने। अशफाक अली अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस आग को बुझाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, फायर फाइटर्स क्या कहते हैं, किस हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है। अली अशफाक, क्या सूरत हाल नज़र आती है, खास करके जब हम बोर्डोक की बात करते हैं, और क्या बताया जा रहा है, इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? इस वक्त फ्रांस शदीद हीट वेव की लपेट में है और इसी के बायस फ्रांस के जनूब मगरबी इलाकों में जंगलाती आग की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक जो है हो चुकी है। शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज़ हवाओं ने आग को तेज़ी से फैलने में जो है मदद दी है, जिसके बायस हज़ारों एकड़ जंगलात जो है राख का ढेर बन चुके हैं। फ्रांस इस वक्त अपनी हालिया तारीख के सबसे बड़े जंगलाती आतिश ज़िदगी के बहरानों में से जो है एक का सामना कर रहा है। फ्रांस के शहर
बोगदो के करीब जिरोंद और लांद के जंगलात जो हैं सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जहां कई रोज़ से आग पर काबू पाने की जो हैं कोशिशें की जा रही हैं। जंगलाती आग के बायस अब तक 2.5 लाख से ज़ायद अफराद को जो है महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल किया जा चुके। मज़ीद इलाकों से भी एहतियाती इनखला का जो है सिलसिला जारी है। दूसरी जानब फ्रांसीसी हुकूमत की बात करें तो फ्रांसीसी हुकूमत ने इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं मज़ीद तेज़ कर दी हैं। 2,500 से ज़ायद फायर फाइटर, तकरीबन 1500 से ज़ायद फौजी एहलकार और 18 फाइटिंग तैयारे और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में जो है मसरूफ़ हैं। हुकाम का कहना है कि अगरचा बाज़ इलाकों में आग के फैलाव की रफ्तार में जो है कमी आई है, ताहम शदीद गर्मी, खुश्क मौसम और तेज़ हवाओं के बायस ख़तरा जो है अब भी बरकरार है और आइंदा चंद दिन सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। जी ठीक है अली अशफाक, आप हमें बॉर्डर की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। ना सिर्फ यहाँ बल्कि स्पेन में भी इसी तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। यूरोप हीट वेव की जद में। वेल, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।